दो भागों में डिवाइड करेंगे इसको। पहला अलॉटमेंट और दूसरा ट्रांसफर। अलॉटमेंट का मतलब होता है कंपनी से माइनर को शेयर्स सीधे दिए गए, डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी। नॉट पॉसिबल। वॉइड एब इनिशियो, अगर कंपनी ने दे भी दी तो क्या माना जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। मतलब गलती से कंपनी ने मान लो माइनर को अलॉटमेंट कर दिया, गलती से। वैसे तो कंपनी करेगी 99.99% केस में पॉसिबल ही नहीं, होगा ही नहीं कंपनी करेगी माइनर को शेयर अलॉट, लेकिन 0.01% अगर गलती से कर भी दिए ना, तो वो ट्रांजेक्शन कैसा है? वॉइड एब इनिशियो, इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उस केस में माइनर के शेयर्स तो कंपनी रख लेगी और माइनर के जितने पैसे आए उतने पैसे कंपनी रिफंड कर देगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइनर को अगर आपने अलॉटमेंट कर दिया, से फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन मनी आई माइनर की, वो एप्लीकेशन मनी ले ली, उसके अगेंस्ट अलॉटमेंट कर दिया। माइनर ने मान लो चलो अलॉटमेंट मनी भी दे दी, लेकिन उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कंपनी जब ये मांगेगी और माइनर पैसे देने से मना कर दे तो क्या कर ले कंपनी? कुछ नहीं कर सकती। तो प्रॉब्लम ये आती है कि माइनर को अगर आप शेयर्स देते हो ना, तो आप उससे पैसे रिकवर नहीं कर सकते। तो ओरिजिनली कंपनी से सीधा माइनर के पास शेयर आना अलॉटमेंट के थ्रू पॉसिबल नहीं है, वो वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा। बट अगर अपन ट्रांसफर के केस को डिस्कस करें, किसके केस को? ट्रांसफर के केस को। मतलब माइनर ने कंपनी से शेयर्स नहीं लिए, किसी एग्जिस्टिंग मेंबर ने माइनर को अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं। दो सिचुएशन होगी, पहला पार्टली पेड अप शेयर्स और दूसरा फुली पेड अप शेयर्स। जो पार्टली पेड अप शेयर्स है ना, वो ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं और ये पॉसिबल क्यों? ध्यान से सुनना। मान लो एक मिस्टर ए है, उसके पास रिलायंस लिमिटेड के 10,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है और 6 पेडअप है। इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हो आप क्या है? 10,000 शेयर 10 रुपए वाले हैं मिस्टर ए के पास, और उसके ऊपर अभी तक वो कितने रुपए दे चुका है? 6, मतलब 4 रुपए अभी तक बकाया है। अब मान लो मिस्टर ए ये शेयर्स ट्रांसफर करना चाहे, किसको? मिस्टर आर को। मिस्टर आर क्या है? माइनर। तो कल को अगर कंपनी ट्रांसफर अलाउड कर दे, कंपनी बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, तो माइनर है ना मिस्टर आर, अभी बाकी के 4 रुपए कंपनी मिस्टर ए से तो रिकवर कर नहीं सकती, क्योंकि शेयर किसको ट्रांसफर हो चुके हैं? मिस्टर आर को। कंपनी को किससे रिकवर करने पड़ेंगे? मिस्टर आर से। मिस्टर आर क्या है? माइनर। वो मना कर दे तो सेम प्रॉब्लम जो अलॉटमेंट में थी, कंपनी को एक साथ पैसा तो मिलना नहीं है अलॉटमेंट में या पार्टली पेड अप शेयर्स के केस में। कंपनी जिसको शेयर ट्रांसफर किए गए उससे तो पैसे मांगेगी ना, और वो माइनर और वो पैसे देने से मना कर दे तो कंपनी की प्रॉब्लम। इसीलिए पार्टली पेड अप शेयर्स के केस में भी माइनर को शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। लेकिन अगर शेयर्स फुली पेड अप है, इसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं और यहां पर लिखूं मिस्टर ए जिसके पास रिलायंस लिमिटेड के 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली पेडअप। फुली पेडअप का मतलब पूरे 10 के 10 रुपए मिस्टर ए रिलायंस लिमिटेड को दे चुका है। अब ये शेयर्स मिस्टर आर को ट्रांसफर करना चाहता है, जो कि क्या है? माइनर। नाउ इट इज पॉसिबल। कंपनी को क्या दिक्कत है भाई ट्रांसफर करने में? कंपनी को पैसे तो लेने नहीं है, कंपनी के पास तो पूरे पैसे आ चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी हैज नो प्रॉब्लम इन ट्रांसफरिंग द फुली पेड अप शेयर्स टू माइनर। तो ये पॉसिबल है, ओनली दिस इज पॉसिबल। तो अगर आपके एग्जाम में कोई ये पॉइंट आ जाए कि माइनर क्या कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है, या फिर एक कंपनी है उसने उसने सोचा कि माइनर को अलॉटमेंट कर देते हैं, या एक कंपनी है उसने सोचा कि माइनर को पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर कर देते हैं, या एक कंपनी उसने सोचा कि माइनर को फुली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसी 3 सिचुएशन बनकर आ सकती है आपके सामने। तो पहली 2 सिचुएशंस जो है ना, अलॉटमेंट एंड पार्टली पेड अप शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स आर नॉट परमिसेबल। सिर्फ और सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर करके माइनर को शेयर होल्डर बनाया जा सकता है। क्लियरली समझ में आई बात? समझ गए? 7वां पॉइंट देखो क्या लिखा था मैंने, एजेंट वाला।
माइनर हैज एजेंट, क्या आप माइनर को एजेंट बना सकते हो? इस बात को अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि माइनर के एजेंट बना सकते हो क्या? पहली बात तो ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल, बट एक प्रॉब्लम है, बट माइनर विल नॉट बी लायबल टू प्रिंसिपल, लायबल टू प्रिंसिपल के लिए माइनर लायबल नहीं होगा। यस पॉसिबल, मतलब कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि माइनर को एजेंट नहीं बना सकते, पॉसिबल है, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? मिस्टर जेड, मिस्टर जेड तो है प्रिंसिपल, और उसने अपने बिहाफ पर एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम था मिस्टर जे। मिस्टर जे क्या है? एजेंट है, ठीक है? अब मिस्टर जेड ने मिस्टर जे को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी गुड्स 10,000 रुपए से कम सेल नहीं होगा, सोल्ड फॉर एटलीस्ट ₹10,000, ठीक है? मिस्टर जे ने मान लो वो गुड्स मिस्टर जेड के बिहाफ पर मिस्टर वाई को सेल किया, सोल्ड टू मिस्टर वाई, कितने में सोल्ड कर दिया? फॉर ₹8,000, 8,000 रुपए में सेल कर दिया। अब मिस्टर वाई जो है ना, उसको ये पता नहीं था कि जे के पास पावर नहीं है 10,000 रुपए से कम में बेचने में, तो मिस्टर वाई तो गुड फेथ में हो गया, मिस्टर वाई से तो मिस्टर जेड गुड्स रिकवर नहीं कर सकता। आगे जाके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैं आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 27, और उसका एक प्रोविजो है, प्रोविजो टू सेक्शन 27, उसमें अपन ये एग्जांपल वापस से डिस्कस करेंगे। क्या होता है जब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स बेचता है ना किसी को, और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स बेच रहा है, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट को वो गुड्स बेचने का राइट है, लेकिन एजेंट ने जिस अमाउंट में या जिस तरीके से गुड्स बेचा है ना, उसका अधिकार उसे नहीं है। ये बात लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं पता, तो थर्ड पार्टी से प्रिंसिपल गुड्स रिकवर नहीं कर सकता। तो मिस्टर जेड जो है मिस्टर वाई को 8,000 रुपए में गुड्स ट्रांसफर करने के लिए बाउंड टू है। मिस्टर वाई मिस्टर जेड से 8,000 रुपए देकर वो गुड्स रिकवर कर सकता है। तो मिस्टर जेड के तो 2,000 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, तो उस 2,000 रुपए के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? एजेंट, मिस्टर जे। समझ गए? लेकिन अब इस वाली सिचुएशन पे आते हैं, अगर मिस्टर जे माइनर है तो मिस्टर जेड ने बोला मिस्टर जे को 2,000 रुपए दो, मिस्टर जे ने बोला नहीं है। अब मिस्टर जे तो माइनर है, अगर मिस्टर जेड मिस्टर जे पे केस फाइल करके वो 2,000 रुपए रिकवर करना चाहे तो नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए अगर आप माइनर को एजेंट के रूप में अपॉइंट करना चाहते हो कर सकते हो, मना नहीं है, गवर्नमेंट में प्रोहिबिटेड, कोर्ट में लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है, कानून इस चीज के लिए मना ही नहीं कर रहा कि आप एजेंट के रूप में माइनर को अपॉइंट मत करो। लेकिन अगर आपने माइनर को अपने एजेंट के रूप में अपॉइंट कर रखा है, उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो माइनर है ना वो प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं है, प्रिंसिपल खुद भुगतो। ये 8,000 रुपए में बेच दिया तो बेच दिया भाई को, 2,000 रुपए का नुकसान कौन भुगतेगा? जेड भुगतेगा, जो कि क्या है? प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि एजेंट क्या है? माइनर है। अगर एजेंट मेजर होता तो माइनर की जगह अगर मेजर होता तो जो मिस्टर जेड है वो 2,000 रुपए मिस्टर जे से रिकवर कर सकते थे। समझ गए? तो कैन ए माइनर बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट? आंसर इज यस, बट एजेंट विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, तो प्रिंसिपल की दिक्कत आ सकती है। अगला पॉइंट क्या बताया मैंने अभी? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर। 8 पॉइंट, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर। माइनर अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते तो क्या होगा? देखो, पहली बात तो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ मिलकर प्रॉमिस करते किसी को, और उन दोनों में से किसी को भी वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए बोला जा सकता है, तो उसे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ए एंड बी इन्होंने मिलकर सी से लोन लिया, लोन टेकन, और कितने रुपए का लोन था? ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का लोन था। 6 महीने बाद ये लोन चुकाएंगे, और इंटरेस्ट के साथ मिलाकर मान लो वो 5,25,000 रुपए हो गए। ठीक है, ये इंटरेस्ट जोड़ा है मैंने। तो क्या प्रॉमिस था? ए एंड बी
जॉइंट प्रॉमिस कर रहे हैं सी को कि आप हमें 5 लाख रुपए लोन पर दे दो, 6 महीने के बाद हम 5,25,000 रुपए आपको दोनों चुका देंगे। समझ गए? ए एंड बी दोनों ने प्रॉमिस किया है। तो ए और बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है सी के साथ, उसे अपन क्या बोलेंगे? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब इसमें दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो ए और बी का सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, और एक और ए और बी का आपस में। अगर मान लो सी जो है वो ए से 5,25,000 रुपए मांगता है, तो ए को देने पड़ेंगे 5,25,000 डिवाइडेड बाई 2। वो जितना पार्ट आता है, जितनी अमाउंट आती है, वो कौन कहां से रिकवर कर सकता है? ए बी से रिकवर कर सकता है। वाइस वर्सा, अगर सी बी से रुपए मांगता है तो बी को देने पड़ेंगे 5,25,000 रुपए, और बी किससे रिकवर कर सकता है? ए से। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी लोग होते हैं, 1 2 3 4, वो सब बराबर के जिम्मेदार होते हैं, अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड। अगर कुछ और डिसाइड कर रखा हो रेशियो, तो बात अलग है। आप लोगों ने अकाउंट्स में पार्टनरशिप पढ़ी होगी, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? इक्वल। अगर आप चेंज करो तो चेंज होता है, वरना बराबर रहता है ना। तो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा होता है। ए और बी दोनों मिलकर सी के लिए लायबल है 5,25,000 रुपए के लिए। सी ए से भी 5,25,000 रुपए मांग सकता है, बी से भी मांग सकता है। जिससे भी मांगेगा उसे वो 5,25,000 रुपए 6 महीने बाद सी को देने पड़ेंगे। ए से मांगे मान लो, और ए ने वो 5,25,000 रुपए सी को पकड़ा दिए। अब ए उसके बराबर में डिवाइडेड बाई 2 की अमाउंट किससे रिकवर कर सकता है? बी से रिकवर कर सकता है। ये नॉर्मल सिचुएशन हो गई, और बी को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो दोनों में से कोई भी एक माइनर है, मान लो अपन बी को माइनर मान लेते हैं, अब मैं चेंज कर रहा हूं सिचुएशन, बी इज माइनर, तो सी बी से रिकवर नहीं कर सकता, वो माइनर है। वो किसको क्या बोल देगा? मैं तो माइनर हूं। तो सी के पास तो पावर है, बी ना दे तो ना दे, वो किससे मांग लेगा? ए से। ए ने वो 5,25,000 रुपए सी को पकड़ा दी, ये लो भैया 5,25,000 रुपए, या तो नकदी पकड़ा दिए या अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए। मान लो अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए, एक अकाउंट से सी के अकाउंट में 5,25,000 रुपए जमा हो गए। अब ए बी से मांगने गया 5,25,000 डिवाइडेड बाई 2, जो भी अमाउंट बनती, कितनी बनती बताओ? 2,62,500, 2,62,500 रुपए। ए ने बी को बोला कि भैया मैंने सी ने रुपए मांगे थे 5,25,000 रुपए, वो दे दिए उसको, अब 2,62,500 रुपए मुझे दे दो। बी ने बोला हेलो आई एम ए माइनर। आगे दिक्कत एक है, लग गए कि 2,62,500। अब ए बी पर केस करना चाहे तो कर सकता है क्या? बी के ऊपर केस करते कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने बोला अरे बी तो माइनर है, क्यों आए हो यहाँ, निकलो। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो बी यहां पर माइनर होने का बेनिफिट ले जाएगा, और सारी की सारी लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? ए के ऊपर। तो जॉइंट प्रॉमिस के केस में अगर आप माइनर के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल तो है, लेकिन माइनर लाइबल नहीं होगा। अब जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर क्या है? पॉसिबल, बट मेजर जॉइंट प्रोमिजर्स कैन नॉट हेल्ड माइनर लाइबल, माइनर को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। ऊपर वाला पॉइंट भी ऐसा सही था, जहां पर आप माइनर को एजेंट के रूप में अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन माइनर की जिम्मेदारी नहीं होती। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट भी ऐसा ही है, जहां पर आप माइनर के साथ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट मिलकर कर सकते हो, लेकिन माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। 9th पॉइंट क्या है? अब ये अपन ने लिखा था ना, माइनर हैज पार्टनर। इसके देखो आंसर तो होगा नो, बट इफ ऑल पार्टनर्स एग्री एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, माइनर कैन बी admitted as partner for profits only, only for profits। मतलब लॉस हुआ तो माइनर की जिम्मेदारी नहीं है, फायदा हुआ तो माइनर की जिम्मेदारी है। तो अगर आपसे कोई पूछे एक सवाल, एग्जाम में आ जाए
A partnership firm, ABC and company, wants to appoint Mr. B. Mr. D has his partner who is a minor. Describe the consequences. Is it possible or not? तो आप क्या लिखोगे? By default, it is not possible for a minor to be admitted as a partner in partnership firm. But if all the partners of ABC and company agrees, minor can be admitted as a partner only for profits. तो अगर माइनर को आप पार्टनर बनाना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पार्टनर जितने भी है फर्म में, अगर वो सब एग्री करे सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक, तो माइनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के रूप में एडमिट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स के लिए. माइनर विल नॉट बी लायबल फॉर लॉसेस, माइनर विल नॉट बी लायबल फॉर लायबिलिटीज. ठीक है. अब ये जो सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये अपन पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली कब? जब अपन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं. तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी इस पॉइंट की आएगी जब अपन पार्टनरशिप पढ़ेंगे. अभी के लिए आप इतना याद रखो कि माइनर बाय डिफॉल्ट तो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के एग्री करें तो सेक्शन 30 के मुताबिक सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए माइनर को पार्टनर के रूप में एडमिट किया जा सकता है. पॉसिबल है, बट ओनली एंड ओनली इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री as per section 30 of Indian Partnership Act. Minor can be admitted only for benefits or profits. ठीक है, क्लियर. उसके बाद अगला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फॉर इनफोर्सिबल. कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, इसमें साथ में एक पॉइंट है हाउ फार इनफोर्सिबल, मतलब कितना इन्फोर्स किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है. अब इसमें देखो दो चीजें हैं. फॉर द बेनिफिट्स ऑफ माइनर, गार्जियन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विच आर इनफोर्सेबल, जो कि लागू किए जा सकते हैं. माइनर के बेनिफिट के लिए ना गार्जियन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर सकते हैं जो माइनर के द्वारा भले ही किए गए हो, लेकिन किसने किया उनके बिहाफ पर? गार्जियन ने, तो वो इनफोर्सेबल हो सकते हैं. जैसे रियलिटी टीवी शोज, मूवीज, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा. आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी शोज ऐसे आते हैं जिनमें छोटे बच्चे काम करते हैं. जूनियर इंडियन आइडल आता है, डांस इंडिया डांस जूनियर आता है, या फिर बाकी छोटे छोटे बच्चों के शोज आते रहते हैं. या मूवीज में भी छोटे बच्चे काम करते हैं, वेब सीरीज में भी छोटे बच्चे काम करते हैं, या छोटे बच्चे डांस परफॉर्मेंसेस भी करने जाते हैं, छोटे बच्चे कॉमेडी भी करते हैं, स्टैंड अप. तो छोटे बच्चे ना, वो तो 18 साल से छोटे हैं. तो फिर कैसे हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट? गार्जियन ने किया उनके बिहाफ पर. A guardian can enter into contract on behalf of minor for his benefit. अगर वो माइनर को फायदा देगा, माइनर के लिए फायदेमंद है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी मान लो, चाहे इन टर्म्स ऑफ स्किल वाइज मान लो. माइनर की स्किल इंप्रूव होगी. डांस इंडिया डांस में अगर छोटा बच्चा जाएगा तो वो डांस अच्छा ही सीखेगा, उसके करियर के लिए अच्छा ही है वो. अगर मूवीज में काम मिलेगा और काम करेगा, तो अगर वो मूवी स्टार बनना चाहता है, आगे जाकर हीरो बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो एक्टर बनने के लिए अच्छा ही है वो. समझ गए क्या? दूसरा पॉइंट है However, लेकिन फिर भी गार्जियन आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ माइनर. लेकिन फिर भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो माइनर के बिहाफ पर गार्जियन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, सेल और बाय ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज. अगर माइनर के बिहाफ पर गार्जियन इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं. जैसे माइनर के बिहाफ पर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हो, नहीं, नॉट पॉसिबल. माइनर के बिहाफ पर आप कोई जमीन बेचना चाहते हो, नॉट पॉसिबल. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल का भी एक्सेप्शन है. किस एग्जाम्पल का एक्सेप्शन है? इसका.
सर्टिफाइड गार्जियन कैन सेल immovable property on behalf of minor with कोर्ट्स परमिशन। कोर्ट की परमिशन से सर्टिफाइड प्रॉपर्टी बेची जा सकती है माइनर के बिहाफ पर। मतलब देखो सर्टिफाइड गार्जियन क्या होता है वो समझना पड़ेगा इसके लिए। पहले अगर किसी माइनर के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसका दूर दूर तक कोई रिलेटिव नहीं है तो भी बहुत दूर के रिलेटिव्स है, पास का कोई रिलेटिव नहीं है, ना दादाजी है ना दादी जी है, कोई नहीं है, मान लो दूर के रिलेटिव है, तो उन रिलेटिव्स में से, और अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो किसी भी पर्सन को कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा। किसका? माइनर का। वो माइनर की देखभाल करेगा, माइनर के खाने पीने के खर्चे, माइनर के आने जाने के खर्चे, माइनर को पढ़ाने के खर्चे, माइनर की जरूरतें, उसके लिए वो खर्चा करेगा। लेकिन वो अपनी जेब से खर्चा क्यों करे भाई? क्यों करे? तो माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है ना तो वो कोर्ट से परमिशन लेके उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, उससे आने वाले पैसों से माइनर की देखभाल कर सकता है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर आपसे कोई पूछे कि माइनर के बिहाफ पर गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, तो आप बोलते हो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर डिपेंड करता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो माइनर के बिहाफ पर गार्जियन कर सकते हैं माइनर के बेनिफिट के लिए, और वो इन्फोर्सेबल होते हैं, कानून के द्वारा लागू किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो माइनर के बिहाफ पर उसके गार्जियन नहीं कर सकते, जैसे सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी बेचने का भी एक एक्सेप्शन है। अगर सर्टिफाइड गार्जियन कोर्ट की परमिशन से माइनर की केयर टेकिंग के लिए उसकी प्रॉपर्टी बेचता है और कोर्ट अलाउ करता है तो बेची जा सकती है। समझ गए क्या? पूरा पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट? अब तक 5 पॉइंट डिस्कस किए अपन ने आज। कौन सा पॉइंट था पहला? माइनर शेयर होल्डर बन सकता है नहीं बन सकता। तो उसमें अपन ने क्या डिस्कस किया? माइनर शेयर होल्डर बन सकता है लेकिन सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स अगर उसको ट्रांसफर किए जाए तो। पार्टली पेड अप शेयर्स के ट्रांसफर के केस में या ओरिजिनली अलॉटमेंट के केस में माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि माइनर को अगर आप एजेंट के रूप में अपॉइंट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन माइनर प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि अगर माइनर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पॉसिबल है, लेकिन जो दूसरा पर्सन या तीसरा पर्सन होगा ना कॉन्ट्रैक्ट में साथ में, सिर्फ वो लायबल होगा, माइनर उसके लिए लायबल या थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं है। तीसरा चौथा पॉइंट अपन ने आज पढ़ा था कि माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल नहीं हो सकता अनलेस सारे के सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। माइनर को किसके लिए 1932 माइनर को किस में एडमिट किया जा सकता है? सिर्फ प्रॉफिट के लिए। और लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा कि माइनर को गार्जियन माइनर के बिहाफ पर गार्जियन का कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है क्या? अगर माइनर के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है और परमिजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल है तो माइनर के बिहाफ पर गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बिहाफ पर गार्जियन को भी करना अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, सर्टिफाइड गार्जियन माइनर की देखभाल के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी रिकवरी के लिए या उसको लेने के लिए कोर्ट की परमिशन से माइनर की प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। डन? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है इन 5 पॉइंट में। नो डाउट्स? इसके आगे लायबिलिटी फॉर नेसेसरी समझाऊं। अगर कोई माइनर है और माइनर को नेसेसरी की जरूरत है, नेसेसरी के अंदर 6 चीजें आती हैं। एक तो फूड खाना, शेल्टर रहने के लिए छत, क्लोथ्स पहनने के लिए कपड़े, एजुकेशन पढ़ने के लिए शिक्षा, और हेल्थ या फिर आप उसको बोल सकते हो मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ माइनर। तो अगर माइनर की तबीयत खराब है और उसको आपने दवाइयों के लिए पैसे दिए या उसको दवाई ला कर दी तो वो नेसेसरी हो गई। अब नेसेसरीज 5 चीजें तो हो गई, और उसके अलावा अगर माइनर का कोई डिपेंडेंट पर्सन है जो माइनर पर डिपेंडेंट था और उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ की फ्यूनरल एक्सपेंसेस अगर कोई देता है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस देने के लिए पैसे देता है, तो ये 6 चीजें या इन 6 चीजों के लिए पैसे अगर आप माइनर को दे रहे हो उस वक्त जिस वक्त माइनर को इनकी जरूरत थी और माइनर के पास पहले से नहीं है। 2 कंडीशन है, कौन सी? माइनर को इनकी जरूरत थी और माइनर के पास ये पहले से नहीं है, तो आप माइनर की प्रॉपर्टी या माइनर की एसेट से रिकवर कर सकते हो। माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। पर्सनली लायबल होने का मतलब माइनर की जेब से पैसे नहीं निकाल सकते। अगर माइनर के पास कोई एसेट्स नहीं है तो उसको आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करवा सकते। ये सब पॉसिबल नहीं। समझ गए क्या? क्लियर है? और एक पॉइंट और है 11वां,
नो इंसॉल्वेंसी। इसके अलावा 4 पॉइंट अपन कल पढ़ेंगे। नो इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता, माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। माइनर अगर अपने ड्यूज नहीं चुका पाया, मान लो माइनर ने ए से 5 लाख रुपए ले रखे, माइनर के पास ए ने पैसे मांगे, माइनर ने मना कर दिया, और माइनर के पास असेट है, तो क्या माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है, वो असेट बेची जा सकती है? आंसर इज नो, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। सिर्फ और सिर्फ अगर अननेसेसरीज की बात है ना, तो माइनर की असेट से रिकवर हो सकती है, और अगर वो भी पूरी रिकवर नहीं हो पाई तो माइनर फिर भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा। तो माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का हिंदी अनुवाद होता है दिवालिया, तो दिवालिया घोषित नहीं हो सकता माइनर। ठीक है, क्लियर? तो 11 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट अपन ने पहले पढ़े थे, 6 पॉइंट आज अपन ने आज पढ़े हैं, इसके 4 पॉइंट और बच रहे हैं, वो कल 4 पॉइंट करने के बाद अपन फ्री कंसेंट वाले टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। सबसे बड़ी यूनिट है ये तीसरी यूनिट जो है, तीसरी और चौथी 2 यूनिट बड़ी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। तीसरी यूनिट सबसे ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन उसमें भी सब पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो जैसे माइनर के भी 15 पॉइंट, उसमें से कोई भी पॉइंट पर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर पॉइंट की बारीकी से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसको आपको लिखना अच्छे से है। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ेंगे